सो लेक्चर नंबर 2 से कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सिस्टम्स जो हम देखते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर, तो उसको हमने कैसे कैटेगराइज किया। उसको हमने बोला यहाँ पे एक टाइप है फिजिकल सिस्टम। तो कोई भी फिजिकल सिस्टम है, जैसा कि हमारा ये वाले सिस्टम्स होते हैं। ओके, करंट एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंस है। तो ये फिजिकल सिस्टम्स है जो हमारे नेटवर्क में हम पढ़ते हैं, नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस में, एनएएस में। तो उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाएंगे। उसके अंदर वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं आपका, केवीएल केसीएल की मदद से फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही यूज़ करते हैं यहाँ पे, फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी निकाल सकते हैं, बट लाप्लास केवीएल केसीएल पहले लगाएंगे। ओके, तो वही है क्या है कि आपको इसकी इक्वेशंस लिखनी है बस, और इक्वेशन लिखने के बाद उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तब आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। अब ये किस तरीके से हो सकता है, सीरीज पैरेलल में, ठीक है, फीडबैक, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, रिडक्शन एल्जेब्रा, या फिर सब्जी मेसन्स फार्मूला, सिग्नल फ्लो ग्राफ। उसके बाद इनका रियलाइजेशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से और सिग्नल फ्लो ग्राफ से। ये सारी चीज़ें एक एक करके अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, उसके अंदर 3 तरीके की टोपोलॉजी होती है। ओके, पहली आपकी सीरीज, उसको हम कैस्केड भी बोलते हैं। दूसरा पैरेलल, जिसको फीड फॉरवर्ड भी बोलते हैं। और तीसरा फीडबैक होता है, क्लोज लूप बोले या कैनोनिकल बोले। तो फीड फॉरवर्ड और फीडबैक, मेन तो यही 2 टोपोलॉजी हैं। ये फीडबैक, सीरीज इसी के फीडबैक के अंदर से निकल के आती है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो असल में तो 2 ही तरीके की टोपोलॉजी होती हैं, सीरीज एंड पैरेलल, बट इसका स्पेशल केस फीडबैक हम बनाते हैं। तो सीरीज या फिर बोले तो कैस्केड, इसको देखते हैं ये क्या होता है। ये सीरीज क्या होता है, सीरीज सबको पता है एंड गेट के इक्विवेलेंट होता है, एंड पैरेलल इज और गेट के। इन ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इंटरेक्टिव कैस्केडिंग कैंट बी ऑब्टेन। इसमें 2 तरीके की कैस्केडिंग होती है, इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में जो इंटरेक्टिव कैस्केडिंग होती है उसका हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। कांट बी ऑब्टेन, टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इंटरेक्टिव कैस्केडिंग वी नीड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। और जो इंटरेक्टिव कैस्केडिंग होती है उसका निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये हमारे पास है G1S एक हमने लिया है, ओके, एंड दिस इज G2S, ओके। इसका हमने इनपुट इम्पीडेंस Z01 निकाला, इसका Zi2 निकाला, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है अगर इन केस। तो ये हमारा इंटरेक्टिव कैस्केडिंग का एग्जाम्पल है। और ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है, यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा कॉन्सेप्ट है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो R2S जो है इज नॉट इक्वल टू C1S। तो ये जो R2S है जो इसमें जा रहा है वो इसकी वजह से है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फिर ये दोनों भी इक्वल नहीं है, किसके लिए, हमारा इंटरेक्टिव कैस्केडिंग के लिए। तो हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते सॉल्यूशन, ठीक है। जो हमने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन मेथड की बात करी है उससे, नॉन इंटरेक्टिव कैस्केडिंग है, इसका मतलब R2S इक्वल टू C1S। ये दोनों इक्वल होंगे, उसमें ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो हम इक्वल, तो हम निकाल सकते हैं इनका। ओके, तो यहाँ पे कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बीजेटी सबको पता है, सीमॉस डिवाइसेस होती हैं, तो एनालॉग एडीसी में पढ़ते हैं। तो बीजेटी को अगर आप पहले लगाएं, जिसका कि आउटपुट इम्पिडेंस हमारा किलो ओम में होता है, ओके, ये वाला आउटपुट इम्पिडेंस है, ऑब्वियस ही बात है, इसके आउटपुट साइड में मिल रहा है, इसलिए ZO1 लिखा है, दिस इज इनपुट, बोथ इनपुट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है बीजेटी का वो किलो ओम में होता है, ओके, किलो ओम। एंड हमारा जो सीमॉस का होता है इनपुट इम्पिडेंस वो मेगा ओम में होता है। ये दोनों इम्पिडेंसेस इक्वल हो ही नहीं सकते। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ जो C और R था वो भी इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है, लोडिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो नो और वेरी लेस आउटपुट, मतलब आउटपुट मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर इन केस कभी आउटपुट मिल भी सकता है, बट बहुत लो अमाउंट में, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये रॉन्ग तरीका है, दिस इज रॉन्ग मेथड, और ये राइट मेथड है। तो हमने क्या किया, सीमॉस को पहले लगाया, जिसका कि आउटपुट इम्पिडेंस किलो ओम में होता है, और जैसे कि ऊपर हमने देखा था इनपुट मेगा ओम में होता है, और बीजेटी का इनपुट भी और आउटपुट दोनों किलो ओम है। तो ये किलो ओम इक्वल
तो यहाँ पे सी और आर हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो ये सही तरीका है, इसमें हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो when C1s इक्वल टू R2s, जो हमारा C1s होता है अगर वो R2s के इक्वल है, मतलब R2 क्या है दूसरे का इनपुट, C1 क्या पहले का आउटपुट, तो उस केस में फाइनल CS बाई RS क्या होगा G1s इंटू G2s। तो फाइनल C बाई R जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो इसका G1 है और इसका G2 है, जो ऊपर हम यहाँ देखते हैं, दोनों के इनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। ओके, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, गेन के G1s G2s के। तो सी बाई आर क्या है G1 इंटू G2s के इक्वल है ये। बट नो लोडिंग इफेक्ट इज अ नेसेसिटी हियर, यहाँ कोई जरूरी नहीं है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन्स। तो हमने सिंपल क्या किया है मल्टीप्लीकेशन कर दिया इंडिविजुअल गेन्स का, और कुछ भी नहीं किया हमने। ओके, सिंपल हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया इंडिविजुअल गेन्स का। C1s इक्वल टू आर एस इंटू G1s हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें। और हम क्या कर रहे हैं C1s को हम क्या लिख रहे हैं, C1s को हम लिख रहे हैं आर एस इंटू G1s, और CS को हम लिख रहे हैं R2s इंटू G2s। तो C1s C2s क्या है इसके लिए, फिर से वही वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। तो CS तो हमारा फाइनल वाला था, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। ओके, एंड दिस इज RS, और C1s और R2s क्या है, R क्या होता है इनपुट होता है, इनपुट किसका बन रहा है हमारा बन रहा है 2 का, तो R2s ये है, और C क्या है आउटपुट साइड में होता है, तो C1 मतलब पहले वाले से आउटपुट निकल रहा है। तो यहाँ पे देखते ही हमें कैसे पहचानना है, अगर वो C है तो वो किसी चीज़ का आउटपुट है, और 1 है मतलब पहले वाले ब्लॉक का आउटपुट है, जो कि RS इंटू G1 है, उसका गेन और उसका जो इनपुट सिग्नल था उसके इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। ओके, या बोले कि सी बाई आर हमारा गेन के इक्वल है, तो हमने यहाँ से लाया है, ठीक है, ये याद रखेंगे, सी बाई आर इज गेन, सी उसमें आउटपुट साइड है, आर इनपुट। तो सी एस जो हम लिखेंगे तो सी एस आर टू एस और जी टू एस जो सेकेंड वाला मिल रहा है, और इसमें हम और लगा देंगे तो आर वन आर एस इंटू जी वन एस इंटू जी टू एस। ओके, तो सी एस अपन आर एस क्या आ गया हमारा जी वन एस इंटू जी टू एस के इक्वल आ गया, ये आर को इधर ले गए, तो ये फाइनल आया, मतलब जो सी बाई आर आया है वो दोनों के इंडिविजुअल गेन का मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि आर टू एस सी वन एस के इक्वल है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ थी आर टू एस, उसको हमने सी वन एस कैसे लिख दिया, तो और सी वन एस हमने निकाला था, मतलब बात क्या हो रही है कि ये आर टू एस है, ये किसके इक्वल है सी वन एस, ये पूरे इसके इक्वल है, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, ये जो आर एस जी वन एस है इसको हमने यहाँ पे लिखा है, और जी टू एस पहले से था, दिख रहा होगा, ये जी टू एस पहले से है, और आर एस हमने इधर ले गए, तो ये जी एस अपॉन आर एस आ गया। तो इस तरीके से, अब ये कैसे लिखा है, ये भी सिग्नल में से आता है, जो सिग्नल पढ़ के आया उसे पता है कि आर टी हमने सिग्नल अप्लाई किया सिस्टम में जिसका गेन जी वन टी है, सी वन टी किसकी इक्वल होगा, सी वन टी इज आर टी कन्वोल्यूशन जी वन टी। अच्छा, वहाँ पे क्या होता था सिग्नल में, ये एस टी के इक्वल होता था इम्पल्स रिस्पॉन्स, यहाँ जी वन टी लिखा है, तो सी वन एस इज आर एस इंटू जी एस, ठीक है, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये हमारा निकल के आया सी बाई आर इंडिविजुअल जो गेन है उनका प्रोडक्ट है, ये याद रखेंगे। पैरेलल ऑफ फीड फॉरवर्ड, अब ये सेकंड केस है, बोले तो या तो ये इसको और गेट बोलेंगे। अच्छा, ये आप अभी क्या पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे सीरीज कैस्केड, मतलब एक के बाद एक, इसका आउटपुट, इसका पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले का इनपुट है, ठीक है, पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले का इनपुट है, ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, कॉमन इनपुट नहीं है। पैरेलल काफ़ी ईजी होता है, फीड फॉरवर्ड इसको बोलते हैं। यहाँ पे कॉमन इनपुट है, कॉमन इनपुट होंगे, और उन कॉमन इनपुट के लिए हमें क्या मिलेगा, कॉमन आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आउटपुट कॉमन नहीं है, आउटपुट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, आउटपुट को ऐड कर देंगे, तो कॉमन इनपुट हमने दिया आर, आर आउटपुट मिला C1 C2 अलग अलग, और C1 C2 को ऐड कर दिया तो हमारा C आ गया C1 प्लस C2, ये हमने लगाया एडर, और इस जगह को हम कहते हैं जहाँ से सिग्नल दो में डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट। ओके, तो ये आगे सुनने में आएगा। अब C1 क्या है, C1 किसका है, इसका, तो उसका इनपुट वाला और इनटू गेन RG1, C2 क्या है RG2, ये चीज़ है, इससे हम करेंगे तो C क्या होगा RG1 प्लस RG2, तो C बाई आर सिंपल सिंपल G1 प्लस G2, वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो हमने बोला अभी कि सीरीज किसके इक्विवेलेंट है, एंड के, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया G1 G2, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, C बाई आर की। ऑन द सेम नोट पैरेलल हमारा किसके इक्वल हमने बात करी, और गेट के इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे G1 प्लस G2, तो ये चीज़ कहाँ होती थी, एंड गेट में होती है, और गेट में होती है। इससे याद रखेंगे कि C बाई आर की वैल्यू क्या है,
अब तीसरे टाइप का निकालते हैं जो हमारे काम का है, उसको पढ़ते हैं, क्लोज लूप और फीडबैक और कैनोनिकल। ओके, तो ये लगभग ऐसा ही है कि इसका जो आउटपुट निकल रहा है ये हमें दिख रहा है, ये इसके इनपुट में जा रहा है। तो अगर हम इसे यहाँ से कट कर दें तो ये कैसा बन गया, ये सीरीज टाइप बन गया। ओके, यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं, ये ऐसे घूम के इनपुट इसके आउटपुट में यहाँ निकल जा रहा है। अगर इसे कट कर दे कनेक्शन को तो ये सीरीज से ही उठाया हुआ है। वन पार्ट डिस्कस इन सीरीज टोपोलॉजी, ये जो चीज़ है ये सीरीज से ही उठाया हुआ है। यहाँ से मान लो आउटपुट निकल रहा है, इसमें इनपुट डाल रहे हैं, ये कैसा है, ये सीरीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें ये कट नहीं करते कनेक्शन, इसको वापस से उसी इनपुट में दे देते हैं जहाँ पे हमने लगाया हुआ था प्लांट का इनपुट। तो ये चीज़ है। अब इसको देने के दो तरीके हैं। हमने यहाँ एरर डिटेक्टर लगाया है, एरर डिटेक्टर या फिर हम एडर जो हम लगाते हैं उसी को बोला है। तो इसमें हम दो तरीके से माइनस और प्लस दो तरीके से अपने सेंसर के गेन को भेज सकते हैं एचएस को। ओके, और प्लांट का जीएस गेन है और बीच में हमें ईएस भी मिलेगा सिग्नल। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं। मतलब हमारा बिल्कुल बेसिक इनपुट है वो है आरएस, हमें यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है वो है बीएस। हमें इसके बाद जब इसका वापस जा चुका है सिग्नल, ठीक है, फीडबैक में वैल्यू जा चुकी है, तो हमें मिलेगा ईएस और फाइनल तो आरएस मिलेगा ही। तो ये चार मिल रहे हैं, सीएस, ये ईएस, आरएस और बीएस। ये चार वेरिएबल है, इनके लिए हम चार इक्वेशन लिख सकते हैं। तो डोंट यूज दिस ब्लॉक हियर, यूज इन कंट्रोल ऑफ कंपनसेटर। ये वाला जो ब्लॉक है एरर वाला, तो इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, अभी इसके बिना ही हम सॉल्व करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से निकल के आया। ये कैसा टाइप है, क्लोज लूप और फीडबैक और कैनोनिकल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे सिग्नल के फंक्शंस जो हैं कौन कौन से हैं, वही जो हमने बात करी, आर, सी, बी एंड ई, ये चार हमारे हैं। और सिस्टम के स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन मतलब जैसे गेन है तो वो हमारा जी है ऊपर वाले ब्लॉक का, एच है नीचे वाले ब्लॉक का। ओके, तो अब निकालते हैं, जी एस क्या होगा, सी वाई ई एस होगा, या उल्टी बात करते हैं कि सी बाई ई क्या होगा। सी बाई ई किसकी बात कर रहे हैं, इस जीएस वाले ब्लॉक का आउटपुट हमारा क्या है, सी एस, और इसका इनपुट है ई एस। अभी मैं बाकी सब मिटा देता हूँ। ओके, केवल इसकी बात करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इस वाले ब्लॉक के लिए तो हमारा आउटपुट है ये और इनपुट है ई एस। तो सी बाई ई, आउटपुट अपॉन इनपुट, सी बाई ई किसके इक्वल होगा, इसके गेन के इक्वल होगा, जी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ओके, समझ में आनी चाहिए। सी बाई ई इज जी एस, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है ये हमारे फॉरवर्ड पाथ का। इसमें एक फॉरवर्ड पाथ है, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ है। ओके, और हम ये हमारा फीडबैक पाथ है। तो ये फॉरवर्ड पाथ के ट्रांसफर फंक्शन है। अब बात कर रहे हैं बी एस बाई, किसकी बात कर रहे हैं, सी एस की। इस सेंसर के लिए इनपुट क्या है, इस सेंसर के लिए इनपुट सी एस है। ओके, और आउटपुट बी एस है। तो बी एस बाई सी एस किसके इक्वल होगा, इसके गेन के, एच एस के इक्वल। तो ये फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक दो चीज़ें तो समझ में आई, ये दो चीज़ें तो आसानी से समझ में आ गई फिगर में से। ओके, अब बात करते हैं बी एस बाई आर एस क्या होगा, या बी एस बाई ई एस क्या होगा। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें अगर इन दोनों फंक्शंस को, ओके, तो यहाँ से सी एस और सी एस कट जाएगा, तो बी एस बाई ई एस निकल आएगा एक बार, बी एस बाई ई एस निकल आया। ओके, जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या सी एस कट जा रहा है दोनों को, तो ये बी एस बाई ई एस है। तो बी एस बाई ई एस क्या है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन मतलब जी एस इंटू एच एस के इक्वल है। ये बी एस बाई ई एस है, इसको हमने यहाँ से निकाला है, वन को और टू को मल्टीप्लाई करके, वन एंड टू को मल्टीप्लाई करके कर दिया तो ये आ गया। इसी तरीके से बी बाई आर भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कब की बात है, जब लूप को ओपन कर दिया। ये हमें कब मिलेगा, जब लूप को ओपन कर देंगे। अगर हम लूप को ओपन कर देंगे, अगर हम लूप को ओपन कर देंगे तो इसके लिए इनपुट क्या होगा, सी एस ओपन आर एस क्या होगा, जी एस के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो जब लूप को ओपन कर देंगे उस केस में, तो बी एस बाई आर एस इजकल टू बी एस बाई ई एस इजकल टू जी एस इंटू एच एस। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आई, दो चीज़ें जिसको हम याद रखेंगे। ये क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या फिर सिंपल लूप ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ऊपर वाला क्या था, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन था। अब बात करते हैं, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है हमारा। ठीक है, आर एस है,
ES है, CS है, BS है, चीज़ें तो वहीं रहेंगी, पर इसका कनेक्शन तोड़ दिया है। तो इस केस में हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा BS बाई RS किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल, और BS बाई ES किसके इक्वल आएगा, वो इसके इक्वल आएगा, इनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। ओके, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम आउटपुट में ले रहे हैं BS और इनपुट में आप ES एक बार ले लो, RS ले लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इस एडर का कोई काम नहीं बचा। और इस आउटपुट और इन इनपुट के बीच में क्या है, बीच में दो ब्लॉक हैं, दो, GS और HS दोनों। इस वजह से BS बाई RS इज इक्वल टू BS बाई ES इज इक्वल टू GS इंटू HS। तो ये चीज़ है। वैन लूप इज क्लोज अगेन। अच्छा, फिर से लूप को बंद कर देते हैं तो क्या होगा, और इसको हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं, फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन को। अब यहाँ से हमारा निकलेगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, उसको नहीं कहते, हम यहाँ से निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, लूप को फिर से क्लोज कर देंगे, हम जब इसकी बात कर रहे हैं इस लूप को फिर से क्लोज कर देंगे। तो अब C इजकल टू G इंटू ई, ये कहाँ से आया, C बाई ई से, C बाई ई से, ओके, C बाई ई से आया, ये जो हमने निकाला था, ओके। E इजकल टू R माइनस प्लस बी, ये भी ऊपर से आया, इक्वेशन 2 आई, और B इजकल टू सी इंटू एच, ये भी ऊपर से आया, ये कहाँ से आया जो हमने निकाला था, B बाई सी इजकल टू एच, तो B इजकल टू सी एच, ये B बाई सी इजकल टू एच, ये दिख रहा होगा ये, और ये पहला वाला था। तो यहाँ से दो इक्वेशन तो आई। तीसरी इक्वेशन क्या है कि एरर क्या है, R माइनस प्लस बी के इक्वल है, एरर क्या है, अब वो साफ, वो भी साफ दिख रहा होगा, उसमें मतलब कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जब इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो जो एरर होगा वो किसके सम के इक्वल होगा, उसके अंदर एक तो RS जा रहा है और एक क्या जा रहा है, BS जा रहा है, ये दोनों मिलके इसमें जा रहे हैं, तब हमें ES मिल रहा है। तो R माइनस प्लस, अब B हमारा कैसा हो सकता है, कैसा भी मतलब नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। तो ये तीन इक्वेशंस आई, ये हमने निकाल ली थी पहले ही, ये हमने निकाल ली थी, ओके। तो सारी चीज़ें इसी डायग्राम से ही निकल के आ रही हैं। अब इनको 1 2 3 लिया, ये क्या है, यहाँ से निकल के आया, यहाँ लिखा भी है व्हाट वी नो फ्रॉम द प्रीवियस पेज, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वो ये होता है B बाई आर इजकल टू B अपॉन ई इजकल टू G बाई G इंटू एच। तो यहाँ से क्या निकल के आया, C इजकल टू G, ठीक है, ये E की जगह हमने उठा के इसको यहाँ रख दिया, ओके, इसको, तो सी आर माइनस प्लस सी इंटू एच, और इस B को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब सब्सटीट्यूशन दिख रहा होगा, नंबर 1 इक्वेशन में हमने E की जगह सेकंड इक्वेशन रखी थी, और E में जो B हुआ करता था, जब E को हम फर्स्ट में रख रहे हैं तो उस B को रिप्लेस कर दिया CH से। तो ये हमारा फाइनल निकल के आया, ये हमारा फाइनल निकल के आया, तो C1 प्लस जी एच इजकल टू जी आर, इसको सॉल्व करके आया। अब हमें निकालना क्या है, अपना फाइनल C बाई आर, जब लूप बंद है, क्लोज लूप, तो ये आया GS अपॉन 1 प्लस GS HS के इक्वल, ओके। C बाई आर हमने अभी तक नहीं निकाला था, C बाई आर ऊपर वाले केस में नहीं निकाला था, ये जो निकाले थे, क्यों, क्योंकि बीच में और चीज़ें थी, इस वजह से नहीं निकाला था। तो C बाई आर निकाला इस तरीके से, इक्वेशंस को लिख के, अलजेब्राइक फॉर्म में लिख के। तो ये पहला तरीका होता है ट्रांसफर फंक्शन को निकालने का, ठीक है। 3 तरीके हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से, सिग्नल फ्लोग्राम से, और ये सबसे पहला बेसिक तरीका होता है। तो C बाई आर हमने निकाला कैसे, हमने अलग अलग इक्वेशंस लिखी, अलजेब्राइक इक्वेशंस लिखी हर एक आउटपुट पॉइंट के लिए, ओके। तो GS 1 प्लस, और आउटपुट पॉइंट कितने हैं वो कैसे पता चला, 4 हमारे सिग्नल के फंक्शन है, 4 में से R केवल इनपुट है, E में भी, E भी इनपुट है, G इसके लिए, प्लांट के लिए, पर E में भी तो किसी ना किसी चीज़ का इनपुट आ रहा है, तो वो आउटपुट बन गया। तो केवल R हमारा इनपुट है, तो R को छोड़ के तीनों CS BS ES के लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल हम सॉल्व कर लेंगे। ये निकल के आया G अपॉन 1 प्लस GH, ठीक है, प्लस माइनस GS, या फिर GS अपॉन 1 प्लस माइनस GS HS, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन ओनली, तो सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन बोलो, और इसको हमने बोला क्या, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना ओपन लूप और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में, और उनके और जो दो नाम हैं इसमें, ये एकदम डिफ्रेंशिएट इसमें करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। किसको क्या कहते हैं याद रखना जरूरी है, तो ये आप याद रखेंगे। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ की बात करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, पहला पोल, जीरोज एंड गेन, ठीक है। बहुत बेसिक से बात करते हैं, ये आपका एग्जाम्पल ट्रांसफर फंक्शन है, tan s+1 अपॉन s+2 के फॉर्म में। तो ये जो s+2 है ये इसका पोल है, ऊपर वाला जो होता है इसको जीरोस कहते हैं, मतलब बहुत बेसिक, जिसको नहीं पता उसके लिए भी।
और ये जो चीज़ बची इसको हम बोलेंगे गेन, जो इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये गेन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल है। ओके, तो अब इसमें भी और बात करते हैं, लाइक दिस जी इजकल टू 10 अपॉन S+1, यहाँ पे कोई भी जीरोज नहीं है। ओके, ये क्या फॉरवर्ड पाथ गेन है। अब इसको 10 को भी क्या बोलते हैं, अगर ये जी इजकल टू में लिखा है तो ये फॉरवर्ड पाथ का गेन है, मतलब गेन ये ट्रांसफर फंक्शन का गेन है यहाँ पे। ये अगर हम g लिख रहे हैं तो g ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन थोड़ी है, फॉरवर्ड पाथ का गेन है, तो g इजकल टू 10 अपॉन ये जो 10 है ये फॉरवर्ड पाथ का गेन होगा। सिमिलरली h इजकल टू लिखेंगे तो ये फीडबैक पाथ का गेन होगा। तो गेन बदल जाता है, डिपेंड करता है किस इक्वेशन में हम उसको ढूंढ रहे हैं। अब g इंटू एच लिखेंगे तो ये ओपन लूप का गेन हुआ, और इसको हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन का गेन या क्लोज लूप का गेन, इस वाले को। ओके, इसको ओपन लूप सॉरी क्लोज लूप और ट्रांसफर फंक्शन दोनों का गेन। ये 50 अपॉन S+1 ये हमारा इसका गेन। अब बात आती है कि मान लो जैसे कि यहाँ पे 10 अपॉन S+1 है, यहाँ पे जीरोज नहीं है, तो इसके जीरोज कहाँ हैं, इसके जीरोज इन्फिनिटी पे जाके बैठे होंगे, हम ये बोलते हैं। ओके, हम ये बोलते हैं कि इसके जीरोज है नहीं कि होंगे नहीं, इन्फिनिटी पे जाके बैठे होंगे। सपोज हमने बात करी 10 S+1 की, अब इसमें पोल नहीं है तो इसके पोल इन्फिनिटी पे जाके बैठे होंगे। ओके, अब हमने बात करी S+1 अपॉन S+2 की, अब इसमें गेन नहीं है, पर गेन इन्फिनिटी नहीं होगा, गेन 1 के इक्वल हम मान लेते हैं। जहाँ पे गेन नहीं गिवन है तो उस समय में गेन हमारा 1 के इक्वल होता है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ओपन लूप गेन और बात करते हैं। ओपन लूप गेन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम इज पॉजिटिव, तो किसी भी नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप गेन पॉजिटिव होता है। किसकी बात कर रहे हैं, ओपन लूप गेन की। ये याद रखेंगे, ओपन लूप गेन की बात कर रहे हैं। और इसका अपोजिट पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का क्या होता है, नेगेटिव होता है। जस्ट अपोजिट इन बोथ केसेस। नेचर ऑफ रेस्पॉन्स डिपेंड ओनली ऑन पोल, तो किसी भी रेस्पॉन्स का नेचर पोल पे ही क्यों डिपेंड करता है, तो इसको हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। वेयर एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन बोथ जीरोज एंड पोल, जबकि कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम का दोनों पे डिपेंड करता है, जीरो और पोल पे, लेकिन नेचर ऑफ रेस्पॉन्स जो सिस्टम का है वो केवल पोल पे डिपेंड करता है। इन प्रोटोटाइप सिस्टम्स ओनली पोल्स आर कंसिडर्ड एंड हेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स पोल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक या प्रोटोटाइप की बात करें किसी भी सिस्टम को, उसमें केवल हम पोल्स को ही क्यों लेते हैं, और ऐसा भी क्यों होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है, इसको भी लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। ओके, आगे देखते हैं स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सिस्टम की या फिर पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम की, तो उसी की बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। तो QS इजकल टू 1 प्लस माइनस GS इंटू HS इजकल टू 0, जो इसको हम QS से डिनोट करते हैं, इजकल टू किसके इक्वल होता है, 1 प्लस GS इंटू HS इजकल टू 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब फिर से रिवीजन एक कर लेते हैं छोटा सा। ये क्या है, G इजकल टू ये 10 हमारा किसका फीड फॉरवर्ड पाथ गेन है, फॉरवर्ड पाथ का गेन है। सिमिलरली ये H इजकल टू लिखा है 5, तो ये 5 फीडबैक पाथ का गेन है। ओके, G इंटू एच लिखा है तो ये हमारा ओपन लूप गेन है। और C/R अगर लिखा है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है या केवल ट्रांसफर फंक्शन, तो ये क्लोज लूप का गेन है या ट्रांसफर फंक्शन का गेन है, G अपॉन 1 प्लस माइनस GH। ठीक है, इस तरीके से लिखा है अगर ये। अब एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर आपको ओपन लूप का गेन देखने को मिलता है, और ये इकलौता एकमात्र गेन होता है जिसका साइन होता है, जो कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये जो क्लोज लूप गेन था ये तो यहाँ पे 10 था। अब इसी की इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये इसकी इक्वेशन की बात करी, इस इक्वेशन में आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो क्या है, ओपन लूप गेन। तो किसी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन से आप ओपन लूप गेन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। किसी भी गेन का साइन नहीं होता है, लेकिन ओपन लूप गेन जो CLTF में होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। ओके, पॉजिटिव होगा नेगेटिव फीडबैक के लिए और नेगेटिव होगा पॉजिटिव फीडबैक के लिए, ये भी ऊपर हमने देखा था। ओपन लूप गेन अकेला गेन है जो OLTF के न्यूमरेटर में आता है। ओपन लूप गेन एक तरीके का अकेला गेन है जो दो जगह हमको मिलता है। क्या कह रहे हैं, OLTF के कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और सेम टाइम पे बात कर रहे हैं CLTF के कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, तो हमने देखा कि C/R हमारा G इंटू E/R मतलब G अपॉन 1 प्लस माइनस GH के इक्वल आया। अब अगर हम यहाँ पे E को भी इन्वॉल्व करें तो इस तरीके से आ सकता है, G इंटू E का मल्टीप्लाई अपॉन R।
ठीक है, सी को ही लिख सकते हैं और ये हमारा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं ई बाई आर को, एरर ट्रांसफर फंक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, एरर ट्रांसफर फंक्शन। तो कितने तरीके के ट्रांसफर फंक्शन आ गए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप को हम लूप ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम केवल ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, एरर ट्रांसफर फंक्शन, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, फीड बैक ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे ऊपर जी वाला टर्म नहीं है, बाकी ये सेम सी बाई आर के इक्वल ही होता है। तो 1/1 प्लस माइनस जी एच, या हम अगर ई बाई आर की बात करें तो 1/1 प्लस माइनस जी इंटू जी एस इंटू एच एस। ओके, अगर इसके टर्म में लिखें तो ये हमारा एरर ट्रांसफर फंक्शन हो गया। तो इतने तरीके के ट्रांसफर फंक्शन है, इनको नोट डाउन करके लिखेंगे। आप देखते हैं एग्जाम्पल 1। अब ये किस तरीके की टोपोलॉजी है, ये ना तो पैरेलल है, क्यों, क्योंकि G1 का जो इनपुट है वो बाकी के इनपुट के सेम नहीं है। देखो पैरेलल में सारे इनपुट सेम। सीरीज नहीं है क्योंकि इसका आउटपुट इधर भी निकल रहा है और इधर भी निकल रहा है। ये तीसरी वाली है, फीडबैक वाली है, फीडबैक वाली भी पूरी तरीके से नहीं है क्योंकि बीच में ये आ जा रहा है, G1 G2 के बीच में भी है। ठीक है, तो ये क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है और हमें एग्जाम में कुछ इस तरीके की टोपोलॉजी से ही डील करना पड़ेगा, हमें बेसिक उन तीनों में से कोई नहीं आएगा। तो ये क्या है, इसका सी बाई आर क्या है, ये हमें निकालना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीरीज एंड पैरेलल है ये कैसे हाइब्रिड है, सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मान लो कि इन दोनों को हम एक ही ब्लॉक मान लेते, G1 G2, इफ इन केस, तो हमारा इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है, या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है, G1 G2 मतलब सिंपल एक G/1 प्लस GH। अब क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अपोजिट साइन आता है। तो क्या आया, G1 G2 को हमने अगर G मान लिया तो ये किसके इक्वल बोल सकते हैं, G/1 प्लस GH। ये चीज़ अपनी ऊपर पढ़ी थी अभी, बस यहाँ है कि उसी G को दो अलग अलग ब्लॉक में कर दे रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसको हमने फिलहाल तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया, इसको एक ही मान के। आगे बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके की, इससे इसका सी बाई आर निकालने के तीन तरीके हैं, तीनों तरीके के मैंने नाम बता दिए, उस पर भी बात करेंगे। सेकंड वाला तरीकों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड वाला तरीका मतलब आप केवल गेट के लिए तो वो ज़रूरी नहीं है, देखिए गेट के लिए प्रेफरेबल है केवल मेसन फार्मूला, थर्ड वाला तरीका, ठीक है, फॉर गेट ओनली थर्ड, ठीक है, मेसन फार्मूला वाला तरीका। और अगर उससे दिक्कत है, कुछ भी बात नहीं बन रही है, तो आप फर्स्ट को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ है, तो सेकंड की हम डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम बचाएंगे और सीधे फर्स्ट एंड थर्ड की बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके का है हमारे पास, उसमें कुछ कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं। जो आर यहाँ जा रहा है वही आर हमारा यहाँ जा रहा है। ओके, और बात करते हैं, ये हमें सी मिल रहा है, हमें आर बाई सी निकालना है, ये सी मिल रहा है। और बात करते हैं, ये हमारा बी है, ये हमें पता है ये हमारा बी है। ओके, और बात करते हैं, ये हमारा आर माइनस बी हमको यहाँ मिलेगा, क्योंकि जो आर जा रहा है और बी कैसा आ रहा है, माइनस का, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर माइनस बी मिलेगा हमें इस जगह पे। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं और क्या बचा है, ये हमारा y हमने ले लिया और ये ले लिया x। ओके, जो इससे आ रहा है वो y है, ये आ रहा है x है, मतलब इसके आगे जो जा रहा है वो x प्लस वाई जा रहा है ये। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके दिखा दी। तो पहला मेथड एकदम इजी तरीके से, क्या मैंने बताया था फर्स्ट मेथड में 3 मेथड, ये मेथड 1 है, मेथड 1 है। इसमें क्या बताया था कि हर एक आउटपुट के लिए आपको एक अलजेब्राइक इक्वेशन लिखनी है फॉर ईच आउटपुट। ठीक है, क्या है, अलजेब्राइक इक्वेशन। अब यहाँ पे कितने हमारे वेरिएबल्स है, 5 वेरिएबल्स हैं, आर बी सी एक्स और वाई। ठीक है, आर बी सी एक्स और वाई 5 वेरिएबल है, तो हमें 4 इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। 4 इक्वेशंस कहाँ से आएंगी, तो ऐसे आएंगी। इसके लिए इनपुट क्या है, एक्स प्लस वाई, आउटपुट क्या है, सी, तो सी इजकल टू G2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसके लिए क्या है, देखते हैं, एक्स इजकल टू, ये जो x यहाँ से निकल रहा है ये हमारा x है, तो ये आउटपुट है, इसका इनपुट r माइनस बी है। ठीक है, इनपुट आउटपुट देख लेंगे, ये गेन हर उसमें आ जाएगा। इसी तरीके से हमने y को लिख दिया, इसी तरीके से b को लिख दिया। तो ये हमारी 4 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, 4 इक्वेशन आ गई, 4 अलग अलग आउटपुट को पकड़ के। अब 5 वेरिएबल में जो पहले हमने देखा था वहाँ 4 वेरिएबल थे, 3 आउटपुट थे, एक r होता है जो कि केवल इनपुट है, दिस इज ओनली इनपुट, इसके लिए इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। तो हमने 4 x y b और c चारों के लिए लिख दी। ओके, बी के इनपुट क्या है, सी, और उसका गेन क्या है, एच।
तो बी यहाँ पे क्या सी आ रहा है, जो इधर जा रहा है वही सेम चीज इधर है। ओके, हम बोल सकते हैं कि सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है। ओके, तो ये हमने लिखी, इनको हमने सॉल्व कर लिया तो हमें इससे सी बाई आर मिल गया। तो मेथड 1 तो ये है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब मेथड 3 की बात करते हैं, जो कि ये सिग्नल फ्लो ग्राफ, जो कि किसने दिया था, एस जे मेसन ने दिया था, फॉर्मूला इसका, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम इज डेफिनेशन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, सेम होती है अगर डेफिनेशन की बात करें। ब्लॉक डायग्राम और एसएफजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन। ओके, तो पहले यहाँ तक ही देखते हैं, मतलब ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन की फॉर्म में जो हमने लिखा है, किसको लिखा है, ये हमने ये जो ब्लॉक डायग्राम था इसी को तो लिखा है। हम ये बोले या ये बोले दोनों एक ही तो बात है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, तो इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं। ओके, इन कॉज इफेक्ट फॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉज इफेक्ट फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना कि कॉज इफेक्ट फॉर्म क्या है और हमें कॉज इफेक्ट फॉर्म में ही क्यों लिखना है। अगर हम बात करें y इजकल टू एम एक्स की, अच्छा अलजेब्राइक इक्वेशन भी हमने दो तरीके की मानी, ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, क्योंकि कोई कांस्टेंट ऐड नहीं है, ये आपने सिग्नल पढ़ा है तो समझ जाएंगे, कांस्टेंट ऐड है तो ये नॉन लीनियर हो गई, तो कांस्टेंट ऐड नहीं है, ये लीनियर है, तो इसको तो हम इससे कर सकते हैं, चैप्टर 1-2 में जो भी है वहाँ कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से निकाल सकते हैं या फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ से निकाल सकते हैं। इससे हमें ट्रांसफर फंक्शन मॉडल मिलेगा। और अगर उसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड हो गया, अगर वो मेन कहना चाह रहे हैं कि नॉन लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन हो गई, तो उसका सीधे हम स्टेट डायग्राम निकालेंगे, जो कि लास्ट के चैप्टर्स में है इसका आंसर, ठीक है, जिससे हम स्टेट मॉडल बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बात करते हैं फिर से अपने वापस आते हैं कॉज इफेक्ट फॉर्म पे। कॉज इफेक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो बात कुछ ऐसी कर लेते हैं कि V इजकल टू आई आर होता है या I इजकल टू वी आर होता है, या बोले तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है या I इज प्रोपोर्शनल टू V होता है। क्या इसमें से सही है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ओम्स लॉ का रिलेशन सही है। तो ये डिपेंड करता है, चीज़ दोनों सही हैं और दोनों गलत भी हैं। ऐसा कैसे, ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपका इनपुट और आउटपुट क्या है, मतलब आपने करंट सोर्स लगाया है और आप आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं, या आपने वोल्टेज सोर्स लगाया है और आप करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो करंट फ्लो कर रही है। अगर आप ये केस लेते हैं तो हमारा कॉज क्या है, करंट, और इफेक्ट क्या है हमारा, वोल्टेज, ठीक है, ये कॉज है ये इफेक्ट है। तो आपको कॉज इफेक्ट फॉर्म में लिखना है, कॉज को आप लिखते हैं इधर, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी इज करेक्ट हियर, देखिए ध्यान से समझना। और यहाँ पे कॉज क्या है, वोल्टेज, और आउटपुट क्या है, सॉरी आउटपुट क्या है, करंट। तो यहाँ पे कॉज क्या है, यहाँ पे कॉज क्या है, कॉज हमारा वोल्टेज है और इफेक्ट हमारा करंट है। इफेक्ट को यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, इफेक्ट को हम लिखते हैं हमेशा राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो ये V, मतलब I इजकल टू वी आर यहाँ पे सही होगा और यहाँ पे V इजकल टू आई आर होगा। जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको इस तरफ लिखते हैं लेफ्ट साइड में, मतलब वो आउटपुट है, ठीक। करंट के भेजने की वजह से हमें आउटपुट मिला, वोल्टेज मिला है एज आउटपुट, यहाँ पे वोल्टेज के डालने की वजह से हमें करंट जनरेट होके मिल रही है। तो ये कॉज इफेक्ट फॉर्म है। तो हमने बात करी, हम जो सॉल्यूशन करते हैं अलजेब्रा के इक्वेशन का, वो कॉज इफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी, जैसे C इजकल टू जी टू इंटू एक्स प्लस वाई, ओके, ये C आउटपुट था, अगर हम लिखते x प्लस वाई इजकल टू जी टू बाई सी, ठीक है, अब ये देखने में तो इक्वल है पर ये गलत हो जाता, हमें हमेशा C इधर लिखना होता लेफ्ट में आउटपुट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने वाली, इनको लिखने का तरीका, ये चीज़ तभी काम करेगा, ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन सिग्नल फ्लो ग्राफ, जब आप लिखेंगे सही तरीके से, कॉज इफेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं वाई इजकल टू डी एक्स वाई डी टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई इजकल टू एस इन टू एक्स। तो एक्स हमने इनपुट दिया है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो वाई हमारा आउटपुट था जो कि लेफ्ट साइड में था। कॉज इफेक्ट फॉर्म की बात करें तो एक्स हमने दिया एज अ इनपुट, वाई मिला एज अ आउटपुट, तो वाई इजकल टू एम एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारा इफेक्ट है, एट द सेम टाइम एक्स हमारा कॉज है। ओके, और ये कुछ भी इसका गेन है, तो ये गलत है, एक्स इजकल टू 1/my, ये पहले बता दिए गलत है, तो ये लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन में लिखते हैं, ये राइट साइड ऑफ इक्वेशन में लिखते हैं। ओके, कीप वाई एंड एक्स फिक्स ऑन देयर डिफाइंड साइड्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉज इफेक्ट फॉर्म समझ में आया।
अब बात करते हैं कॉज शुड ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड एंड इफेक्ट शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड, वही चीज़ ऊपर देखिए। ओके, तो सी आर इजकल टू ई एल, कॉज राइट इफेक्ट लेफ्ट। Find the relation between the variables of the system in the form of linear algebraic cause effect form। तो जब उसने पूछा है तो उसने ये भी बोला है कि हमें निकालना है लेकिन लीनियर एल्जेब्राइक कॉज इफेक्ट फॉर्म में निकालना है। तो कुछ इस तरीके के सिस्टम को, ये हमारा सिस्टम है एक तरीके का, इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अब हमने सबसे ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, काफ़ी ऊपर। जब हमने ये चीज़ लिखी थी यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो, ये जब हम फिजिकल सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमने क्या लिखा था, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाएंगे, उसके फ्यू वेरिएबल्स को केसीएल और केवीएल की मदद से सॉल्व करेंगे और फिर उनकी जो इक्वेशन निकलेगी उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, तब हमें सी बाई आर मिलेगा। तो वापस आते हैं, तो ये जो हमारा सिस्टम बना हुआ है इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पहले से बना हुआ है इस फिजिकल सिस्टम का। अब इसमें हम इक्वेशन लगाएंगे, जैसे कि हमने लगाया माइनस वी आई वी वन प्लस आर वन आई वन प्लस वी सी, हमने इसमें लूप लगाया है। तो ये क्या है, केवीएल को तो लगा रहे हैं हम, तो केवीएल केसीएल की मदद से सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व किया। तो ये कैसी इक्वेशन है, इक्वल टू जीरो, गलत, वी आई इजकल टू आर, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट हमारा ये है और यहाँ पे आउटपुट हमारा वी सी निकल रहा है, तो दो अलग अलग है, उसके लिए हमें अलग अलग इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे हमारा इनपुट वी सी है इस लूप के लिए, इस यहाँ पे हमारा इनपुट वी आई है, तो इस तरीके से ही लिखना है। ओके, तो ये नॉट इन कॉज इफेक्ट फॉर्म, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इसकी, तो आई वन इजकल टू वी आई माइनस वी सी अपॉन आर वन, तो वी आई और वी सी की वजह से क्या जनरेट हो रहा है, ये इफेक्ट है, एंड दिस इज सॉरी ये इफेक्ट है, एंड दिस इज कॉज, ये कॉज है। तो इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट जनरेट हो रहा है, तो वो लेफ्ट और राइट वाला रिलेशन जो होता था उसको लिखेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करें तो आई हमारा वी आई माइनस वी सी अपॉन आर वन, आई कहाँ फ्लो कर रहा है, आई इसमें फ्लो कर रहा है, तो इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है उसका आसानी से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो आई इजकल टू वी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर वन, ऐसे ही आई टू निकाला, ये सही है अपने आप में। अब वी सी अगर निकालेंगे, वी सी निकालेंगे, वी सी क्यों जनरेट हो रहा है, इन दो अलग अलग करंट की वजह से। अगर हम इसके और इसके बीच में निकालते हैं, ये ग्राउंड है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसमें ये दो करंट, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे जनरेट हो रही है, आई वन माइनस आई टू, उसकी वजह से। तो वी सी इज वन अपॉन एस सी आई वन माइनस आई टू। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 5 वेरिएबल हैं, तो 4 इक्वेशन लिखेंगे जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो वी नॉट या वी ओ वी सी वी आई आई वन आई टू, 5 वेरिएबल है हमारे। ओके, तो 4 इक्वेशन हमने लिखी। अब वी ओ किसके फॉर्म में लिखा है, वी ओ किसकी वजह से आया है, आई टू की वजह से, ठीक है, वोल्टेज करंट की वजह से। तो इस लूप में जो करंट फ्लो हो रही है आई टू, इसकी वजह से हमारा वी ओ निकल के आ रहा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारे प्रॉपर कॉज इफेक्ट फॉर्म है। अब बात करते हैं एक सिस्टम की, जिसका कि इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ, एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ हमको दिया हुआ है, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज एक्स टी इजकल टू एक्स वन टी, इस तरीके से हमें सिस्टम डिस्क्राइब है। अब इसका ये एक एग्जाम्पल है एसएफजी का, मैं बोलूँ ये एक एग्जाम्पल है एसएफजी का। अब यहाँ पे क्या बात समझने की ज़रूरी है कि एसएफजी 4 तरीके के हो सकते हैं, एसएफजीज 4 टाइप के हो सकते हैं, 4 टाइप्स के हो सकते हैं। 4 टाइप्स का क्या है कि आपका बोथ इनपुट एंड आउटपुट गिवन है, इनपुट एंड आउटपुट गिवन है, आपका नो इनपुट गिवन है और नो आउटपुट गिवन है, और नो इनपुट एंड आउटपुट गिवन है, ठीक है। 4 केस बनते हैं, इसको याद रखेंगे। उसका क्या मतलब है, आउटपुट वो चीज़ होती है, आउटपुट ब्रांच को, इनपुट को समझेंगे, नोड को, ये इनपुट नोड है, मतलब इससे केवल और केवल चीज़ बाहर ही जा रही है, इसमें कुछ भी इनकमिंग नहीं है, तो ये इनपुट है, करेक्ट। तो ये हमारा किस तरीके का है, ये टाइप 3 का है, नो इनपुट आउटपुट वाला। अब ये आउटपुट है, ये इसमें आउटपुट में ये तो इनकमिंग है, आउटपुट में क्या होना चाहिए, उसकी खासियत क्या है कि उसमें केवल इनकमिंग होना चाहिए, नो आउटगोइंग। ये आउटगोइंग है तो इसको आउटपुट नहीं लिख सकते, इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे वी ओ और इसमें 1। तो हम इसको बना तो आसानी से सकते हैं, आप इसको एक्सटेंड कर दें और उसमें 1 कर दें,
तो बन तो आसानी से गया, पर एक्चुअल में ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है इसमें आउटपुट नोड नहीं गिवन है, इसको हम आउटपुट नोड नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी। या आपने देखा कि 4 तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, ओके 4 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ्स को। अब एक और बात करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सीसो, सीमो, मीसो और मीमो। मतलब इसका क्या मतलब है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल आउटपुट भी हो सकते हैं एक ग्राफ में, वो आगे देखेंगे। मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट और मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, तो ये 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी कितने होंगे, 4 आपके टाइप होंगे, 4 टाइप हैं यहाँ पे भी, ओके। तो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के टाइप है हमारे। अब एक्चुअल में यहाँ तो हमने कैटेगराइजेशन की बात करी है, पर ये सिग्नल फ्लो ग्राफ आया कहाँ से था, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ हमने यहाँ से बनाया था, इन इक्वेशन से बनाया था। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ और इस सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात करता हूँ कि इक्वेशंस की मदद से सिग्नल फ्लो ग्राफ को लिखें कैसे, ओके। इक्वेशंस की मदद से सिग्नल फ्लो ग्राफ को हमने लिखा कैसा है, तो पहले हमने ये इक्वेशन ली, I1 ये नोड है, I1 किसकी वजह से आ रहा है हमारा, VI माइनस VC की वजह से। तो I1 पे मतलब इसको अलग अलग करके लिखते हैं, VI अपॉन R1 माइनस VC अपॉन R1, या फिर लिखें प्लस ऑफ माइनस VC अपॉन R1। तो किसी भी आउटपुट में 2 अलग अलग इनपुट की वजह से आ रहा है, तो ये जो I1 है ये हमने नोड बनाई, इस पर 2 चीज़ें इनकमिंग होंगी, ओके। एक इनकमिंग है VI से, एक इनकमिंग है हमारा VC से। तो यहाँ पे पहली बात देखते हैं कि हमारे वेरिएबल क्या है, तो इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले जो भी आपके वेरिएबल हैं आप उनको एज ए नोड बना लो। सबसे पहले मान लो कुछ भी नहीं था, ठीक है, जो जो मैं बना रहा हूँ वो केवल मान के चलेंगे कि वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है जो हाईलाइट होके आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे केवल आपने 5 नोड बनाए। अब आप देखेंगे ये I1 बनाया, ये VI बनाया, इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं, ये VC बनाया, ये I2 बनाया, और आप कुछ किसी को भी कहीं भी बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपने ये बनाया। अब आपने ये कहा, पहली इक्वेशन देखिए कि I1 आउटपुट है, उसमें 2 इनपुट की वजह से जा रहा है, तो इससे VI से हमने इसको भेज दिया, जिसका कि ये जो गेन होता है या बोले मैग्नीट्यूड, उसको हम यहाँ लिखते हैं, और VC से भी जा रहा है तो हमने ये बनाया इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा, इसका लिखा हमने -1/R1। तो इस तरीके से हमारी 2 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो गई, जिसमें 2 इनकमिंग है हमारे I1 में। अब I2 की बात करते हैं, I2 हमने कहाँ बनाया था, यहाँ पे। I2 में VC की वजह से और V0 की वजह से, तो VC की वजह से मतलब ये, VC की वजह से 1/R2 उसका मैग्नीट्यूड, और V0 की वजह से मतलब ये, ओके। तो ये I2 के लिए बना। अब बनाते हैं किसके लिए, ये इक्वेशन हो गई। अब बनाते हैं VC के लिए। VC के लिए कहाँ है, I1 और I2 की वजह से। तो VC में एक तो I1 से जा रहा है और एक I2 से जा रहा है, और इसका जो भी गेन मैग्नीट्यूड है उसको लिख देंगे। और फाइनली हम बात करें तो V0 के लिए, V0 केवल I2 की वजह से है, I2 यहाँ है तो V0 केवल I2 की वजह से है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ बना हुआ था हमने ऐसे बनाया है इसको। अब हमें क्वेश्चंस दिए हैं, हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है इससे। इस सेट ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है, तो हमेशा कभी भी सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा तो हम मान के चलेंगे कि वो कॉज इफेक्ट फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ है, ओके। क्योंकि कोई तरीका नहीं है जानने का या उसको सही करने का, तो हमने माना है कॉज इफेक्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो अब xt हमको इस तरीके से गिवन है, x1t प्लस v3 आपका ut, ये तो ठीक है, पर ये दोनों नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये तीनों इक्वेशंस ही नहीं है, ये टाइम डोमेन में है पूरी तरीके से, टाइम डोमेन में। इसको हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो ये आपको सब, ये प्रोसीजर तो ऊपर लिखा ही हुआ था। तो एक्सएस x1s प्लस β3 us, ये β3 है, ओके। सिमिलरली s ऑफ x1s, क्योंकि ये है माइनस x1 0 इक्वल टू -a1, ये 1 है और ये 2 है। ये डॉट का क्या मतलब है कि ये डिफ्रेंशिएशन है, ये डिफ्रेंशिएशन को डिनोट कर रहा है डॉट। कंट्रोल सिस्टम में ऐसे मतलब डिफ्रेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं डॉट से, इसका मतलब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। लेकिन यहाँ पे एक और आसानी है, आप जितनी भी इनिशियल कंडीशन है सबको 0 ले सकते हैं। तो सिंपल भाषा में आप इसका बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल 1 टर्म। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक टर्म में, इसका एक टर्म में, यह आपने लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आपने इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बना ली। इन लीनियर सिस्टम ये 0 ही होगा, ठीक है। इनिशियल कंडीशन हमारा लीनियर सिस्टम में 0 होंगी, तो ये याद रखना है।
ये इक्वेशंस बनी, इनको और सिंप्लीफाई किया, ये हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लिखी, मतलब इस टर्म को नहीं लिखा इसलिए यहाँ पे लिखी, ये 3 इक्वेशंस आपने बनाई। तो 4 वेरिएबल है, कहाँ से पता चले, मार्क करते हैं, आपका xt एक वेरिएबल है, x1t एक वेरिएबल है, ut है और x2t है। अब बाकी वो रिपीट ही हो रहे हैं तो 4 से ज़्यादा नहीं है, तो 3 इक्वेशन लिखनी है, 3 इक्वेशन हमने लिख दी। अब 3 इक्वेशन लिख दी, फिर से वही तरीका, कोई खास बात नहीं है, आप चारों को बना दो एज अ नोड, या आपने चारों वेरिएबल नोड की तरह बनाए। अब जिस वेरिएबल से हम जहाँ जा रहे हैं, मतलब एक बार में वो आउटपुट होगा, वो इनपुट होगा, तो इस फ्लो सिग्नल फ्लो ग्राफ को देख के हम लिख सकते हैं इक्वेशंस, उल्टा भी कर सकते हैं। लाइक अभी हम उठाते हैं x को, x में एक चीज़ आ रही है u, तो x इजकल टू u, उसका कोफिशिएंट बीटा 3, तो इस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा x में और क्या आ रहा है, x में आ रहा है x1, तो प्लस x1 जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये x की इक्वेशन आई। इसी तरीके से इक्वेशन से इधर और इधर से इक्वेशन पे आप जा सकते हैं, तो ये आप पॉज करके देख लेंगे। इक्वेशन 2 और 3 ऐसे लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक बात आई कि कुछ लूप खुद को ही डिनोट करते हैं, लाइक ये x1s इक्वल टू माइनस a1 अपॉन एस x1s। इस केस में क्या होगा कि मतलब x1 से x1 तक कैसे जाएंगे, तो उसको डिनोट करने का है, ये सेल्फ लूप है। ओके, तो ऐसे डिनोट करेंगे, लूप को ओपन भी वहीं से करेंगे, मतलब वो खुद में इनकमिंग भी होगा और खुद ही से आउटगोइंग होगा। ठीक है, ये आउटगोइंग इनकमिंग एक ही, और उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा या गेन उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा इसको डिनोट कर रहा है जो हमने ये लिया था, सेल्फ लूप। तो फ्रॉम प्रीवियस पेजेस अवर क्वेश्चन वाज दिस, ये क्वेश्चन था हमारा, इसको हमने 3 मेथड से सॉल्व किया। तो मेथड 1 एंड 3, सॉरी हाँ 1 एंड 3 हमने देखे, 2 को यहाँ नहीं देखा, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, जो कि काफ़ी बड़ा मेथड है। ओके, और कॉम्पिटिटिव या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में उसको यूज़ नहीं करना है। तो इसमें एक चीज़ और देखते हैं, आपका अगर नोड के बाद एडर लगा हुआ है तो आप उसको डबल नोड की तरह ही लेते हैं। नोड बोले या टेक ऑफ पॉइंट बोले, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेक ऑफ पॉइंट, इसको क्या बोल रहे हैं, एडर। तो नोड के बाद अगर एडर लगा हुआ है तो आप उसको लेंगे डबल नोड, और अगर एडर के बाद नोड लगा हुआ है तो आप उसको क्या लेंगे, सिंगल नोड कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे जो भी वो आ रहा है इनपुट, मान लो यहाँ पे x जा रहा था और इसमें ऊपर से इसमें y जा रहा है, तो इसके पहले तो इस टेक ऑफ पॉइंट के पहले तो x है, पर बाद में तो आपका x प्लस वाई हो गया ना, क्योंकि ऊपर से इसमें कुछ आ सकता है, तो एडर का इनपुट तो x प्लस वाई है, इसका x दोनों अलग हैं, इसलिए हम इनको एक साथ नहीं लिख सकते। इस केस में देखते हैं, इस केस में बहुत आसान है। इसमें आपका मान लो यहाँ से x प्लस वाई निकल रहा है और यहाँ से भी तो फिर x प्लस वाई ही निकलेगा, मतलब ये तो यहाँ से तो चीज़ें जनरेट होती हैं। ओके, जनरेट होती हैं, इसमें आती नहीं है। आने का सीधा देखो, सीधा सा मतलब है, चीज़ें आएंगी कहाँ, आएंगी एडर के अंदर। अगर आपको किसी चीज़ को मतलब किसी नोड पे आप दो चीज़ को क्यों भेजोगे, कभी भी किसी भी डायग्राम में आपने किसी नोड पे दो चीज़ को देखा है, यहाँ से चीज़ें निकल के जाएंगी ना कि आएंगी। आने का मतलब कि ऐड होना, वो एडर पे ही होंगी। इस वजह से एकदम से ध्यान रखना है, और ध्यान ना रखने वाली बात भी नहीं है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि एडर के बाद अगर नोड है या टेक ऑफ पॉइंट है तो आप उसको सिंगल नोड ले सकते हैं, जब आप ब्लॉक डायग्राम से डायरेक्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ में चेंज करेंगे लाइक दिस। तो इसी ब्लॉक डायग्राम से इस सिग्नल फ्लो ग्राफ तक आप पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं मेसन फार्मूला की। तो मेसन फार्मूला की बात करते हैं और ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन जो हमारा होगा विद द हेल्प ऑफ मेसन फार्मूला डायरेक्टली लिखेंगे, तो सिग्मा या समेशन के इजकल टू 1 से लेके n तक पी के डॉट डेल के इंटू डेल्टा। के क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। n क्या है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ कितने होंगे हमारे ब्लॉक डायग्राम के अंदर। और पी के क्या है, गेन ऑफ के एट फॉरवर्ड पाथ, तो पी के क्या है, उनका सबका गेन, सम ऑफ मतलब गेन, बोले तो सम ऑफ गेन ऑफ। ओके, एन क्या है, नंबर, और डेल क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, और डेल को सीखेंगे अलग से निकालना और डेल के को सीखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपके पास कोई भी वो आए तो आप वहाँ पे एन लिखें और एल लिखें। एल क्या है, नंबर ऑफ लूप, और एन क्या है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, और एल क्या है, नंबर ऑफ लूप। इनको आप लिखें सबसे पहले, ये आपको पता होंगे तो आप उस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ तो फॉर्मूला है, इसको देख लेते हैं पॉज करके। मेन क्वेश्चन अगले लेक्चर में जब क्वेश्चन आएगा, ब्लॉक डायग्राम में सिग्नल फ्लो ग्राफ आएगा, उससे सीखेंगे।
तो डेल क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एस एफ जी। तो 1 माइनस, सबसे पहले 1 लिखते हैं हमेशा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, सारे के सारे लूप का गेन, ठीक है, सारे के सारे लूप का, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन। तो जितने भी टू नॉन टचिंग लूप गेन होंगे, मतलब एक लूप है यहाँ, एक लूप है यहाँ, अगर वो दोनों एक दूसरे में टच नहीं कर रहे, अब नॉन टचिंग का क्या मतलब है वो भी आगे देखेंगे, उनका सम, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर क्या होता है, प्लस होता है माइनस, ठीक है, पहले माइनस था, इस तरीके से माइनस प्लस होता रहता है। डेल के देखते हैं, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स डेट आर नॉट टचिंग टू केट फॉरवर्ड पाथ, मतलब उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ में हमारा जो भी इंडिविजुअल लूप गेन है जो टच नहीं कर रहा है, ओके, तो उसको लिखेंगे 1 माइनस, फिर इसी तरीके से आगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, ठीक है, 2 लिखा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, यहाँ 3 4 तक पहुँचते पहुँचते तो रहता ही नहीं है, तो वो चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। ये फॉर्मूला है मेसन का।